अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक एशियन टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो आई है, इसकी मैंने पहले 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं और उसके पीडीएफ नोट भी आपको दे दिए हैं, उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दिए हैं। और इसकी अलहदा से प्ले लिस्ट मौजूद है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री और मैथ भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स बाकी सब्जेक्ट भी कर रहा हूँ, तो हर सब्जेक्ट की अलहदा से एक प्ले लिस्ट मौजूद है। आपको तमाम वीडियोस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला तमाम सब्जेक्ट की जो है वो आपको सोल्यूशन वीडियो मिलती रहेंगी। चैप्टर नंबर 3 है इसका डायनेमिक। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं अगर ये कहूँगा कि इसके अंदर से भी इंशाल्लाह ताला अगर सिलेबस रिड्यूस भी होता है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो किसी सूरत रिड्यूस नहीं होंगे, तो वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और इसके पीडीएफ नोट्स भी दूंगा इंशाल्लाह ताला आपको। तो ये देखें, इसके अंदर जो सबसे पहला है जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो है फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स इज द एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स वो एजेंट है, फोर्स वो ताकत है जिसके ज़रिए हम अगर कोई जिस्म रेस्ट पोजीशन में है, साकिन हालत में है, तो उसकी उस रेस्ट पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं और वो मोशन में आ जाता है। और अगर कोई मोशन में है तो फोर्स के ज़रिए हम उसको, फोर्स जब हम उसके ऊपर लगाते हैं तो वो साकिन हालत में आ जाता है, रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। जैसे दरवाज़ा आप खोलते हो तो वो रेस्ट पोजीशन में है, तो आपने उसको दरवाजे के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की तो वो पुल हुआ या पुश हुआ। सेम लाइक एक जो बॉलर है वो बॉल कराता है और उसको जब हिट करता है बैट्समैन, तो उसकी बॉल को अगर रोकते हो आप तो वो मोशन में होती है और उसको आप रोकते हो तो वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। ये गाड़ी पे बंदा धक्का लगा रहा है तो ये रेस्ट पोजीशन में थी, अब इसको ये किस फॉर्म में ला रहा है, ये मोशन में ला रहा है, तो ये फोर्स है। तो भाई ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है एमसीक्यूज़ के लिए, और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो यही तरीका होता है। सिर्फ नोट्स दे दें वो हमारे लिए ईजी होता है, लेकिन हम क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं उसके बाद नोट्स देते हैं। तो मेरा यही तरीका है और जिन बच्चों को इससे फ़ायदा हो रहा है इंशाल्लाह ताला होता रहेगा। तो ये देखें, इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है फोर्स की। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है ये भी पूछा जाता है। 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की यूनिट है 1 kg मास। एक ये देखें, अगर 1 kg का कोई, 1 किलोग्राम का कोई मास है, ये समझने वाली चीज़ है। 1 kg का कोई बॉल है 1 किलोग्राम, उसको आप जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो 1 मीटर स्क्वायर का, तो वो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो 1 न्यूटन फोर्स लगेगी। ठीक है, एक एक्टिविटी है। अच्छा, यहां से ये डू यू नो भी साथ साथ जरूर पढ़ना होता है। फोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन, स्टेट और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्टेट या शेप चेंज होती है। ठीक है, स्टेट का मतलब है अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में आ जाता है, और अगर वो मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाता है। फोर्स कैन एक्ट एज अ पुल और पुश। देखिए, अगर आप या तो किसी चीज़ को पुल करते हो या पुश करते हो, आगे खींचते हो या उसको धकेलते हो, तो ये भी फोर्स है। फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ये देखें, इसकी जो इसका जो यूनिट है उसकी डेफिनेशन ही यही है। इट कैन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन। तो ये डिस्टॉर्शन पैदा करती है। अगर कोई रेस्ट पोजीशन में है तो जब आप उसको हिलाओगे तो वो डिस्टॉर्शन तो पैदा होगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब है इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। मैं ऑलरेडी इसको बड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर चुका हूँ वेक्टर और स्केलर को, और इसके बाद इसका एक अलग से चैप्टर भी मौजूद है, उसके हम इसको मजीद इसमें पढ़ेंगे। तो वेक्टर, फोर्स क्यों वेक्टर है? फोर्स वेक्टर इसलिए है कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, फोर्स किसी सिमत में लगती है। एक्टिविटी है एक, ये आप खुद घर में कर सकते हो एक्टिविटी। ये क्या कह रहे हैं इस एक्टिविटी के अंदर? वो कह रहा है कि टेक अ कपबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लो, ठीक है, कनेक्ट इट टू अ स्प्रिंग, उसको स्प्रिंग से कनेक्ट करो, बैलेंस थ्रू अ स्ट्रिंग, और उसको बैलेंस करो, पुल द स्ट्रिंग एंड नोट डाउन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग को पुल करो यानी कि खींचो, तो इसके ऊपर रीडिंग देख लो कि कहाँ पे रीडिंग है। अभी तक ये खाली था, वो रीडिंग आप नोट कर लो। उसके बाद हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेक इट मूविंग, और इसको मूव करने के लिए कितनी फोर्स लगी वो उसकी रीडिंग पे आ जाएगी। पुट अ फ्यू बुक ऑन द बॉक्स, अब इसके अंदर कुछ किताबें रखो, फिर उसको क्या करो, नाउ पुल द स्ट्रिंग अनटिल द बॉक्स स्टार्ट मूविंग, और उसको पुल करो जब तक वो बॉक्स हिलना ना शुरू कर दे। ठीक है, नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस, फिर उसके ऊपर उसकी रीडिंग नोट करो। फिर तीसरी बार फिर उसके अंदर क्या करो, अगेन पुट मैनी बुक्स ऑन द बॉक्स एंड पुल,
फिर उसके अंदर और किताबें डालो और उसको पुल करो, इट फिल योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल। तो उसके बाद आप फिल योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल डैश बिलो द डिस्कस विद योर कॉलेज। तो आप इसके अंदर क्या करो, इसको फिल करो। तो पहले आपने ये देख लेना है कि फोर्स कितनी एम्प्टी बॉक्स में कितनी थी, फिर डिस्कशन आप करो कि भाई ये क्या लगा उसके ऊपर। जब खाली था जिसका मतलब है फोर्स ज़्यादा लगी। फिर जब आपने उसके ऊपर और किताबें डाल दी तो उसमें फोर्स कितना रेट बढ़ गया, उसके अंदर कितनी जो है फोर्स ज़्यादा लगी। तो जब जैसे जैसे आप उसका मास बढ़ाते जाओगे फोर्स ज़्यादा लगती जाएगी। जब ज़्यादा और किताबें बढ़ा दी तो इसका मतलब है मास बढ़ गया, तो आपको ज़ाहिर बात है आपकी फोर्स और ज़्यादा लगेगी। तो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जब आप जितनी ज़्यादा फोर्स मास बढ़ेगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। क्यों? उसकी रीज़न है ये मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी हुई है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम पी से डिनोट होता है। ठीक है, तो मोमेंटम की इक्वेशन भी बनेगी मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मास भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। वेलोसिटी क्या होती है? किसी एक हिम्मत में जो आपकी एक सेकंड के अंदर डिस्टेंस आप कवर करते हो वो वेलोसिटी होती है। सिंबॉलिकली द मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय पी मोमेंटम का देखो यहाँ मोमेंटम का एम नहीं है, पी है। ठीक है, thus the above equation can be written as p is equal to mv। p मोमेंटम है, m यहाँ पे मास है, v इसमें वेलोसिटी। इसका मतलब है मास और वेलोसिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो मोमेंटम निकल आएगा। देखिए अगर आपने याद करना होगा तो ये नोट्स मैं दे रहा हूँ, ये देखें डिफाइन मोमेंटम। अब ये नोट्स आदम जी के नोट्स हैं, मैंने खुद नहीं बनाए हैं, लेकिन इसमें बड़ा ज़बरदस्त जो है वो लिखा हुआ है। जो बच्चे बहाने बनाते हैं कि जो नोट्स नहीं है, तो भाई जो आपके हर सवाल का नोट्स तो मौजूद हैं। ठीक है, साइंस तो चेंज नहीं हुई है, आपकी किताब चेंज हुई है। तो ये मैं नोट्स का PDF लिंक दे दूंगा, तो इसके अंदर सिर्फ टॉपिक आगे पीछे हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि आपने किस तरीके से इसको याद करना है। देखिए ये मोमेंटम का इधर क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन मोमेंटम। उधर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो बिल्कुल ये मोमेंटम की डेफिनेशन आ गई। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाई पी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक हो गया। फार्मूला इसका क्या है? पी इज इक्वल टू एम वी, मैंने आपको एक्सप्लेन पीछे कर दिया है। यूनिट इसकी क्या है? द यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड और द न्यूटन सेकेंड, ये भी इसकी लिखी जाती है। ठीक है, और फैक्टर इसके ऊपर कौन से मोमेंटम के ऊपर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं? फैक्टर ऑन विच मोमेंटम डिपेंड, देयर आर 2 फैक्टर ऑन विच मोमेंटम डिपेंड। कौन कौन से? द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्यों? ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास और वेलोसिटी दोनों किस पी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे भी इसने ये चीज़ बताई है, ये देखो इसने उसकी यहाँ पे यूनिट बताई। यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या एनएस का मतलब है न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये उधर से आप याद कर लेना, मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे आपको कर दिया है। आगे द पुल ऑफ द ग्रेविटी ऑन अ फ्लाई, ये आपको एक अंडरस्टूड जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड तो वो आप पढ़ लो यहाँ पे। तो ये क्या करें? फ्रैक्शनल फोर्स स्लोइंग रोलिंग फुटबॉल इज 2 तो जो एक फुटबॉल होता है उसको जो फोर्स होती है, जो उसके ऊपर रगड़ की फोर्स अप्लाई हो रही होती है, वो कितनी होती है? हमेशा वो 2 न्यूटन होती है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्क्वैश एन एग, एक एग को स्क्वैश करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए होती है वो कितनी होती है? 50 न्यूटन होती है। ठीक है, द टेंशन इन द रोप टू वर्ल्ड ट्विंग अ कार, एक कार को ट्विंग करने के लिए जो रोप के ऊपर जो टेंशन होती है, जब आप रस्सी जब आप किसी कार को टो करते हो तो उसके ऊपर कितनी टेंशन होती है? वो 1000 न्यूटन या 1 के न्यूटन होती है। द फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑफ द कार, जब आप गाड़ी की ब्रेक लगाते हो तो उसके ऊपर कितनी फोर्स होती है? 5 kN यानी कि 5000 न्यूटन। द पुश फ्रॉम द इंजन ऑफ अ स्पेस रॉकेट, जो एक स्पेस रॉकेट जाता है तो जो पीछे से वो अपनी फोर्स जो पुश फोर्स है उसकी वो कितनी होती है? वो 1 मिलियन न्यूटन होती है। ठीक है, 10 लाख न्यूटन यानी कि 1 मिलियन, 10 लाख का 1 मिलियन होता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इनको आप याद कर लेना जो साइंटिफिक ट्रुथ हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, वर्क एग्जांपल 1, और ये किसके रिलेटेड है? ये रिलेटेड है मोमेंटम के रिलेटेड। इस दफ़ा ना आपकी न्यूमेरिकल इजी है,
पिछली बुक्स की निस्बत। तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी है और ये उसका मास है। जिसके साथ केजी लिखा हुआ है वो मास है, जिसके पास मीटर पर सेकंड की यूनिट है वो वेलोसिटी है। आपने इसका फाइंड आउट करना है मोमेंटम। इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे? तो ये पहले आपने वही गिवन डाटा, आपने यहाँ पे ये स्टेप 1 नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है गिवन डाटा। ठीक है, तो गिवन डाटा m है, आपके पास 800 kg है और v आपके पास जो है वेलोसिटी आपके पास 2 मीटर है। तो ऑलरेडी ये केजी में है, तो इसको आपने कोई कन्वर्ट भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट केजी पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर ग्राम होती तो आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता। याद रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। क्या होंगी, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन पर सेकंड है, केजी मीटर पर सेकंड है। तो इसमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है P इज इक्वल टू एम वी। जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है। P आपने फाइंड आउट करना है, M की जगह पे आपने ये 800 डाल दिया और V की जगह पे आपने ये वाला 2 इधर लेके आ जाएगी। तो 800 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ यूनिट आप केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो या इसके साथ NS भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है, वो भी यही एग्जांपल है, उसमें भी सिर्फ वैल्यू चेंज है। ये 6 kg मास है, जहाँ पे वजन मास वो 800 था, यहाँ पे क्या आ गया 6 kg आ गया। वेलोसिटी उस ऊपर वाले में 2 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है और P ही फाइंड आउट करना है। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे आपने 800 को 2 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे आप 60 को और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 300 आ जाएगा। तो 300 भी आप केजी मीटर पर सेकंड लिख सकते हो या NS लिख सकते हो आप। ये एग्जांपल नंबर 2 थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, उसके बाद ये मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, कि जब मोमेंटम एज ए टर्म फोर्स यूज होता है, वी कैन आल्सो से दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल फॉर द विच इट वाज अप्लाइड। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with the initial velocity vi, a force F act on the body to produce acceleration a. Therefore, the final velocity after time t will become vf. तो एक फोर्स जब लगेगी तो वो वेलोसिटी उसके अंदर चेंज होगी। पहले इनिशियल वेलोसिटी vi थी, फिर vf हो जाएगी। एक टाइम वो आप t से नोट कर दोगे। नोट दैट इफ p इज इक्वल टू mv, ये तो p का फार्मूला आपने पीछे भी हमने पढ़ा है, एंड m इज कांस्टेंट, देन द चेंज इन द वेलोसिटी चेंज द मोमेंटम ऑफ बॉडी। ये देखो वो ये कह रहे हैं कि m तो कांस्टेंट होता है, हम तो कम ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू mv1। ये पहले उस वक्त हुई जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, vi थी। तो pi इज इक्वल टू mvi। ठीक है, ये vi ये वाली वेलोसिटी है। अब आपके पास जो जब वेलोसिटी vf हो गई, जब वेलोसिटी ये वाली हो गई, vi से क्या हो गई vf हो गई, तो उस वक्त pf बन जाएगा, पहले pi था। ठीक है, एंड pf माइनस pi इज इक्वल टू, आप इस pf को इस pi से माइनस करोगे, इसका मतलब है इस ये जो दूसरी इक्वेशन है pvf माइनस pvi। ठीक है, तो इस ये राइट हैंड साइड को, इसको आप जो दोनों को क्या कर लोगे माइनस कर लोगे, इससे इसको माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ भी ये देखो दोनों साइडों पे क्या है, इसमें m कॉमन है। तो m अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा vf माइनस vi। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय t। अब हम इस इक्वेशन पूरी को भी और इस इक्वेशन को भी t से डिवाइड करें अगर, तो इधर क्या आ जाएगा pf माइनस pi ओवर t, और इधर पूरी जो थी इसके नीचे भी क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ठीक है, सिंस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसका मतलब है vf माइनस vi ओवर t इज इक्वल टू a। ये हमें पता है a क्या होता है, vf माइनस vi ओवर t होता है। देयरफॉर ये तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अब यहाँ भी हम क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है pf माइनस pi ओवर t भी क्या हो जाएगा ma। और m में हमें क्या पता है, जो हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अभी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन वो हमें ऑलरेडी पता है, इस चैप्टर में ही है ये। तो f इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, तो जहाँ पे m है वहाँ पे हम f लिख सकते हैं। इसका मतलब है f इज इक्वल टू pf माइनस pi ओवर t। तो हम इसकी ये pf माइनस pi की जगह पे हम डेल्टा p लिख सकते हैं। तो ये t इस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ft इज इक्वल टू डेल्टा p या डेल्टा p इज इक्वल टू ft। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास नई एक ड्राइव हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप इस इक्वेशन से आप ये वाला न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, बाकी आप जस्ट रीडिंग ये जो न्यूमेरिकल नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3,
फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप अ बॉडी इन अ रेस्ट इन 4 सेकेंड फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 16 मीटर पर सेकेंड है और मास इस बॉडी का जो है वो 3 kg है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पीछे भी होगा, तो मैं आपको वो तो पूरा सॉल्व कराऊंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास आपके पास 3 kg है, वी एफ आपके पास 0 है। क्यों? ये जब रुकेगी, ठीक है, वो स्टॉप करेगी। फाइंड द फोर्स दैट कैन स्टॉप करेगी तो वी एफ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये याद रखना। वी आई आपको गिवन है और टी भी आपके पास आपको गिवन है और एफ आपने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पी आई इज इक्वल टू एम वी आई था। ठीक है, तो पी एफ इज इक्वल टू था एम वी वी एफ था, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है। और एफ किसके बार इक्वल था हमारे पास? एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। हमने इसके अंदर क्या करनी है? वैल्यू पुट कर देनी है। पुट द वैल्यू ऑफ, जहाँ पे पी आई है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ये 3 kg मल्टीप्लाई बाई 16 kg। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। और पी एफ हमारे पास क्या है? यहाँ पे अब हमने कौन सा लेना है? ये वाला 5 kg लेना है। और 5 kg को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? ये देखें 5 kg मल्टीप्लाई बाई 0। क्यों? ये वी एफ है। ठीक है, पी एफ में हम कौन सी वेलोसिटी लेके आएंगे? वी एफ लेके आएंगे। उसमें कौन सी वेलोसिटी लेके आएंगे? वी आई लेके आएंगे। ठीक है, तो जब 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू पी आई माइनस पी एफ ओवर टी। पी आई हमने ये फाइंड आउट कर ली थी, पी एफ हमने 0 फाइंड आउट कर ली। इनको वैल्यू पुट करो, तो पी आई तो हमने ये दोनों की वैल्यू पुट की। ठीक है, तो ये 0 से तो इसको निकालने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ इज इक्वल टू माइनस 12 न्यूटन। दस 12 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस ये पता का मतलब है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स को लगाना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वेरी इंपॉर्टेंट होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।